आज सुनिए हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध लेखक यशपाल जी की लिखी हुई कहानी मंगला। तो शुरू करते हैं कहानी। जीव विद्या सीखने और चिकित्सा शास्त्र की खोज करने के लिए कुछ जीवों के शरीर को काट छांट कर जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इस प्रकार की जांच और खोज से जीवों के शरीर में होने वाली व्याधियों के बारे में अनेक गुत्थियां और उलझनें सुलझ जाती हैं। चिकित्सा का काम भरोसे से किया जा सकता है, लाखों जीवों के प्राण बचाए जा सकते हैं, परंतु जिस जीव का शरीर काट छांट कर उलझन सुलझाई जाती है, उस बेचारे को जीव विद्या या चिकित्सा शास्त्र से प्राप्त हुए ज्ञान से कुछ लाभ नहीं पहुंच सकता। उसे दूसरों के लिए बलिदान हो गया समझकर उसके प्रति केवल सहानुभूति और कृतज्ञता ही प्रकट की जा सकती है। हमारे समाज में मौजूदा विषमता और हमारे सामाजिक न्याय के तराजू में आ गए पासंग को प्रकट करने के लिए मंगला के जीवन की भी छीछालेदर हो गई। मंगला के जीवन में फूटे हुए घावों की जांच पड़ताल करके यदि सामाजिक रोग का कारण ज्ञात हो सके और सामाजिक न्याय के तराजू में आ गए पासंग को दूर किया जा सके तो अच्छा ही है। मंगला के प्रति तो सहानुभूति प्रकट करने के अतिरिक्त कुछ और किया नहीं जा सकेगा। जीव विद्या और चिकित्सा शास्त्र की खोज के प्रयोजन से शरीर छेदन के लिए स्वस्थ और सुडौल जीवों को ही चुना जाता है। समाज ने भी अपनी अव्यवस्था को ठीक परिमाण और मात्रा में जांचने के लिए मंगला को ही चुना। अल्मोड़ा के पहाड़ी प्रदेश में हिंदू संप्रदाय का प्राधान्य है। वहाँ हिंदू सामाजिक प्रणाली और वर्ण व्यवस्था पर विधर्मी और विदेशी संस्कृति का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। मंगला का जन्म अल्मोड़ा के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे, परंतु वो तो जैसे जीवन का वेगवान उच्छ्वास लेकर ही पैदा हुई थी। निराला ही स्वास्थ्य और निराला ही रूप उसके शरीर में फूटा था। वन्य वनस्पति की रस की छलछलाहट, पहाड़ी नदी का वेग और चौकंबा की बर्फानी चोटियों से आती वायु के झोंकों की निर्मलता उसके रक्त में थी। यूँ तो सभी स्त्री पुरुष एक समय किसी न किसी को आकर्षक जान पड़ते हैं और उससे सृष्टि का क्रम चलता रहता है, परंतु कभी कभी कुछ लोग नमूने के तौर पर भी सुंदर होते हैं, जिनके सौंदर्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती और जिन्हें देखकर पलकें झपक जाना भूल जाती हैं। मंगला ऐसी ही थी और शायद वो जीवन के लिए वैसी ही उत्सुक और समर्थ भी थी जैसे कि ऊंचे पहाड़ की गोद में फूटने वाला नाला ढलवान पर बहकर नदी में मिल जाने के लिए व्यग्र रहता है। मसेड़ा गांव का बंसीधर पांडे अच्छा खाता पीता ब्राह्मण किसान था। उसका बड़ा लड़का लक्ष्मी दत्त बागेश्वर के स्कूल में पढ़ लिख कर नीचे देश में नौकरी करने लगा था। पढ़ लिख कर भी अपने शरीर को किसानी के कष्टकर कर्म में तोड़ना लक्ष्मी दत्त को पसंद नहीं था। खेतों में हालियों से हल जुतवा लेने के बाद भी खेती का बहुत सा कष्टकर काम रह जाता है। खेत की निराई, फसल की कटाई, ढुलाई के अलावा घर के पशुओं के लिए नित्य घास पत्ता लाना, घर के लिए वन से ईंधन और नीचे खड्ड में सोते से जल लाना लक्ष्मी दत्त के लिए रुचिकर न था। वो शरीर से भी पुष्ट न था, इसलिए पहाड़ी देहात में खेती बाड़ी का काम बाप और सौतेले छोटे भाई केशव दत्त पर छोड़कर बरेली में एक ठेकेदार के यहाँ मुंशीगिरी करने लगा था। लक्ष्मी दत्त जीविका चाहे जहाँ जहाँ कर कमाता, घर तो उसका अल्मोड़ा के पहाड़ों में था, वहाँ ही उसकी जात बिरादरी थी, इसलिए ब्याह उसका वहाँ ही होना था। लक्ष्मी दत्त के पिता ने शहर में रहने वाले अपने बाबू लड़के के ब्याह के लिए मातुरी गांव के रुद्रदत्त जोशी की भतीजी मंगला को चुना। अनुभवी प्रौढ़ बंसीधर का विचार था कि पढ़ने लिखने और शहर में रहने से लड़के का मिजाज शौकीन हो गया है, उसके लिए सुंदर लड़की ही चाहिए। बहु सुंदर होने से लड़के को पहाड़ का देहाती जीवन इतना नीरस न जान पड़ेगा। बंसीधर अपने शौकीन बाबू लड़के को चाहे जो कुछ समझता हो, दूसरे लोगों को ब्याह के समय ही ये कुछ जोड़ी जची नहीं थी। बच्चा राम की आदत ही तीखी बातें कहने की है। बंसीधर को आड़ में देखकर उसने कह ही दिया, ये भी क्या जोड़, जैसे ऊंची रास की गैया के गले मेढ़ा बांध दिया हो। मंगला ससुराल गई। उसकी ससुराल का घर मायके के घर से बड़ा था। यहाँ खाट की जगह पलंग था, बर्तन भांडे अधिक और बड़े बड़े थे। दूध दही था, परंतु मंगला का आदर नहीं, उसके लिए दूर दूर ही थी। मंगला के पति लक्ष्मी दत्त ने पहले तो बड़ा चाव और लाड़ दिखाया, लेकिन तुरंत ही जैसे उसका मन फट गया, वो मुँह छिपाने लगा।
सभी जवान बहुओं की तरह मंगला चाहती थी वो आएं और बात करें, परंतु लक्ष्मीदत्त कतरा जाता, जैसे बात करने को उसका जी ही न चाहता हो, झेप आ जाती हो या रूठ गया हो। लक्ष्मीदत्त जल्दी ही अपनी नौकरी पर लौट भी गया। मंगला की सौतेली सास ने तो पहले ही दिन समझ लिया था कि हिस्सा बटाने वाली बैरन आ गई थी। मंगला अपने घर में सब तरह का काम और खेती पाती का भी काम करती आई थी। वो ससुराल में भी सब काम करने के लिए तैयार थी, बिना कहे ही वो काम करना चाहती थी, परंतु वो जिस काम को हाथ लगाती सास टोक कर बिगड़ उठती। मंगला कुछ ना करती तो सास गाली देती कि हरामी हाथ है। भाग्य की बात, लड़के का ब्याह करने के 4 ही महीने बाद मंगला के ससुर को लकवा हो गया और वो चल बसा। मंगला की सास सिर और छाती पीट पीट कर बहू को गालियां देने लगी। डायन, माँ बाप को खाकर मेरा घर खाने आई है, आते ही मेरा सुहाग निगल लिया। लक्ष्मीदत्त बाप के मरने पर 15 दिन के लिए घर आया था। मंगला सोचती थी वो आएगा तो कहेगी कि सौतेली सास मुझसे जलती है, मुझे भी देश ले चलो, वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी खिदमत करूँगी। लक्ष्मीदत्त घर आया तो मंगला से ऐसे कतराता रहता जैसे पहाड़ी लोग सिंसूड़ मतलब बिच्छू झाड़ी से बचकर निकल जाते हैं। मंगला सोचती सास ने जाने से क्या पढ़ा लिखा दिया है, वो सौतेली होकर भी इतनी सगी हो गई, मुझे ब्याह कर लाया है सो मुझसे बात भी नहीं करता, मौका लगे तो पूछूं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। कभी माथे पर हाथ रखकर भी सोचती हाय, लोग तो मुझे कैसे कैसे देखते थे, ये जाने क्यों मुझे बिच्छू समझ रहा है। मंगला बात करने का मौका जोहती रहती। लक्ष्मीदत्त रात में जाकर गौशाला में सो जाता। वो इस कोशिश में रहता कि बहू से अकेले में सामना ना हो। कभी अकेले में मिलना हो ही जाने पर यदि बहू को अपनी ओर प्यासी आंखों से देखते पाता तो उसे पसीना सा आ जाता, आंखें झुक जाती, मुंह फिराकर चल देता मानो कुछ जानता ही नहीं। बाप का पिंड कराकर वो जल्दी ही नौकरी पर देश लौट गया। सास की आंखों पर क्या रूई के फाये रखे थे, वो सब देखती थी। उसने लक्ष्मीदत्त का मन बहू से फिरा देखा तो चैन की सांस ली। कैकई को जितना लोभ अपने पुत्र भरत के लिए दशरथ का राज पाने का था, मंगला की सास को घर की जमीन अपने पुत्र के लिए सुरक्षित ही रखने का लोभ उससे कम न था। सास ने सोचा ये कुलच्छनी बहू बांझी बनी रहे तो अच्छा है। उसने ये भी सोचा कि मैं औरत जात जमीन जायदाद की बात क्या समझूं, लड़का केशव अभी छोटा है। उसने अपने छोटे भाई और भौजाई को बुलाकर घर पर रख लिया। मंगला की सास को विधवा हो जाने पर ख्याल हो गया कि वो मांदी हो गई है। मैं मांदी हो गई हूँ, ये 4 हाथ ऊंची सांडरी सी बहू क्या करेगी, रूखड़ है, घर में बेकार बोझ ही तो है। मंगला का जीवन और कठिन हो गया। सास रसोई, बर्तन, घर और गोरुओं के लिए पानी लाने, गौशाला समेटकर खाद खेत में डालने और खेती के काम भी उसी से लेने लगी। खाने के लिए मंगला को मड़ुए की रोटी देती। सास घर की छाछ चाहे बैलों को पिला देती, चाहे हाली को दे देती, पर बहू को न देती। क्यों दे उसे? यूं ही बदन से लहू फटा जा रहा है। फनियर नागिन सी फुफकारती फिरती है, आकर ससुर को खा गई, खसम को सुहाती नहीं। कोई औरत है जैसे धतूरे का फूल, दैव ने लुभाने को रूप दिया है, बस लुभाने भर कोई है। लक्ष्मीदत्त बरस भर घर नहीं आया। वो अपनी कमाई का रुपया घर जरूर भेज देता था, परंतु मनी ऑर्डर मंगला के नाम नहीं अपने छोटे सौतेले भाई केशव दत्त के नाम भेजता था। सास मंगला को गाली देकर कहती यह मुंजली रांड है ही ऐसी कि इसके डर से मेरा लड़का घर नहीं आ पाता। बेचारे को दैव बनाए रखे, यहाँ आएगा तो ये नागिन उसे भी डस लेगी। मंगला ने जाते जाते आदमियों के हाथ 3 कोस दूर मसूरी गांव में अपने चाचा के यहाँ कई बार संदेश भेजा, मेरी जिंदगी जोखिम हो रही है, आकर ले जाओ। चाचा ने कई बार संदेश मिलने पर अपने लड़के के जनेऊ पर मंगला को बुला भेजा। मंगला को पीहर आए 10 दिन भी नहीं बीते थे कि उसकी ससुराल से आदमी उसे लौटा ले जाने के लिए आ गया। उसके देवर को लकवा हो गया था और सास ने उसे लौटा लाने के लिए अपने भाई को भेज दिया था। मंगला लाचार ससुराल लौट आई। सास ने गिड़गिड़ा कर झोली पसार पसार कर उससे अपने बेटे के प्राणों की भीख मांगी। सास को विश्वास था कि मंगला डायन है और उसने उसके लड़के पर घात मरण मंत्र डाल दिया है। सास ने मंगला के पांव छू छू कर कहा, तू सब खेत जमीन घर गोरू संभाल ले, मेरे बेटे की जान छोड़ दे। उसने मंगला की बहुत खुशामद की। उसके लिए नया घाघरा चादरा और अंगा भी बन गया।
मंगला लज्जा और दुख के मारे मरी जा रही थी। वो हरदम मनाती रहती, राम जी मेरे देवर का दुख दूर करो, चाहे मेरी जान ले लो, मेरे देवर को चंगा कर दो। इससे पहले उसने सास से दुख पाकर मन ही मन सास को क्या क्या अभिशाप नहीं दिए थे, परंतु अब वो सास के दुख से दुखी होकर सास के लिए और अपने देवर के लिए शुभ कामना करने लगी। ओझाओं की मंत्र शक्ति के बल से या मंगला के दया कर अपने शाप हटा लेने से, जैसे भी हो, मंगला का देवर चंगा हो गया। मंगला की फिर वही पुरानी दशा हो गई। सास के भाई और भौजाई तथा देवर का खाना बनाने, बर्तन भांडे का काम, घर और गोरुओं के लिए घास पानी की ढुलाई, गौशाला का खाद खेतों में डालना, अनाज कूटना और फिर खेती का भी काम, खाने के लिए अनाज कम और गालियाँ अधिक। देवर की बीमारी के समय जो भले रंगीन कपड़े उसे सिलाकर दिए गए थे, वे घिसकर बेरंग होकर फट भी गए, परंतु उन कपड़ों के लिए सास की गालियाँ और ताने बढ़ते ही गए। लक्ष्मी दत्त रुपया घर जरूर भेज देता, परंतु स्वयं कभी ना आता। मंगला दिन भर मेहनत करती रहती, रात में कुछ देर रोती, कुछ देर सोती, रूखा अन्न खाती और दूर दूर झेलती। उसके कपड़े लत्ते फट फट कर गिर जाना चाहते थे, परंतु वो उन्हें गांठ गांठ कर बांध कर सहेजे थी। उसके अंगों का सुडौलपन जो अच्छे मजबूत कपड़ों में छिप न सकता, इन चीथड़ों में क्या संभलता। कुछ नहीं था तो भी उम्र तो थी। प्रकृति ने उसे जो रूप दिया था, उसका मूल्य अभी प्रकृति लौटा कहाँ पाई थी। अपने घर में ठुकराई और दुत्कारी हुई मंगला के लिए बीसियों आंखों में आदर और चाव था, पर इस आदर और दुलार में एक चुभन और भय था। गृहस्थनों को आतंकित करने वाले आदर और दुलार में रक्षा करने के लिए परिवार और पति की आड़ होती है, परंतु मंगला को ठेल कर रक्षा की इस आड़ के बाहर निकाल दिया गया था। वो आदर और दुलार का झोंका अनुभव करती तो भय से सिहर जाती, चाहती कि छिप जाए, परंतु छिपती कहाँ। उससे तो आड़ छीन ली गई थी। वो चाहती थी मायके ही चली जाए, जैसी मेहनत मजूरी ससुराल में करती है वैसी ही वहाँ भी कर देगी, दुत्कार फटकार से बची रहेगी। मंगला ने चाचा के यहाँ कई संदेश भेजे, परंतु किसी ने उसकी चिंता नहीं की। जिस औरत का आदमी उसकी चिंता नहीं करता, उसकी मदद कौन करेगा। कभी सोचती कि जोगन ही हो जाए। उसने सुना था बागेश्वर में जोगिनें रहती हैं, पर बागेश्वर की राह उसे नहीं मालूम थी। कुमायूं अल्मोड़ा में नीच समझे जाने वाली जातियों की आर्थिक अवस्था प्रायः खराब है। कठिन परिश्रम के सब काम ऊंची जातियों के लिए भी उन्हें ही करने पड़ते हैं। उन्हें शिल्पकार नाम से पुकारा जाता है। हल की मूठ छूने से जिन ब्राह्मणों के जातिच्युत हो जाने की आशंका रहती है, उनकी जमीन पर हल जोतने का काम शिल्पकार ही करते हैं। कद काठी और रूप रंग भी इनका अपनी आर्थिक अवस्था के अनुसार ही हो सकता है। देखने से ही लोग कह देते हैं कि ऊंची जातियां आर्य रक्त से हैं और शिल्पकार लोग भिन्न नस्ल के या आदिवासी हैं। शिल्पकारों की आर्थिक अवस्था दयनीय होने के कारण इनकी स्त्रियां ऊंचे वर्ण के लोगों के लिए सुलभ रहती हैं। लोगों की कामना और वासना उच्च वर्ण वर्णाश्रम के नियामक मनु महाराज के अंत्यजों मतलब शिल्पकारों को अस्पृश्य बताया है, परंतु शिल्पकार जाति की स्त्रियों के संबंध में उच्च वर्ण के लोगों की कामना और वासना मनु के आदेशों का पालन नहीं कर सकती। शिल्पकारों में कभी कभी रूप रंग देखने में आ जाता है, जो ऊंची जाति के ब्राह्मण ठाकुरों को भी लजा दे। विस्मय प्रकट करने पर उत्तर मिलता है कि द्विज लोग कामनी और कंचन की कद्र कीचड़ में पड़े रहने पर भी करने से नहीं चूकते। इसलिए कहीं कहीं शिल्पकारों में रक्त के सम्मिश्रण से ऊंची जात की पूरी रूपरेखा दिखाई दे जाती है। बंसीधर पांडे का हाली शेरुआ ऐसा ही शिल्पकार था। मंगला को ससुराल के घर में अगर किसी से दुत्कार फटकार नहीं थी और यदि कभी कोई उसके आदर और सहानुभूति का बोल देता था तो हाली शेरुआ ही। शेरुआ मंगला की आंखों में आंसू लटके देखता, उसके चेहरे पर सहानुभूति झलक आती। कभी मंगला मन का बोझ हल्का करने के लिए अपना दुख उससे कह ही डालती तो वो ढांढस बंधाता, मालकिन धीरज धरने से ही होता है। कभी वो लक्ष्मी दत्त को चिट्ठी लिखवाने की बात समझाता, कभी मायके में चाचा को संदेश भेजने की राय देता। मंगला जानती थी इन सब बातों से कुछ होने का नहीं। वो गहरी सांस लेकर चुप रह जाती। मंगला ने कई बार शेरुआ से पूछा, शेरुआ बागेश्वर कितनी दूर है, कौन राह जाती है। क्या करोगी मालकिन, बागेश्वर का क्या होगा।
घरवाली का अपने घर रहना ही ठीक होता है, शेरुआ ने समझाया। ये घर है? मंगला ने उत्तर में पूछा। घर कौन छोड़ता है? घर ही होता तो क्या बात थी। घर से तो इन लोगों ने निकाल ही रखा है, मैं ही घर में चिपकी हूँ। चली जाऊंगी तो इन लोगों को भी चैन होगा, मेरे भी दिन राम का नाम लेते कट ही जाएंगे। यहाँ है ही क्या। नहीं, ऐसे मन छोटा मत करो मालकिन, मालिक आएंगे, तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। देश विदेश गए आदमी को घर लौटने में 100 झंझट हो जाते हैं। धीरज धरो, शेरुआ सहानुभूति से समझाता। मंगला जोगन बनने की बात सोचती रहती, परंतु साहस ना कर पाती। दिन कटते जा रहे थे, कई महीने और कट गए। बरसात बीती ही थी, जंगलों में ईंधन प्रायः गीला था। एक दिन सास ने मंगला को ईंधन बटोर लाने भेजा। उसे लौटने में देर होती देख सास थोड़ा सा धान ले खुद ही कूटने लगी थी कि मंगला लौटी। सास ने विलंब से आने के अपराध में धान कूटने का मूसली मंगला की कमर पर दे मारा। मंगला मूसल की चोट से बैठकर रो रही थी कि सास ने एक लात और उसकी पीठ पर मारकर कहा, क्यों रो रही है जन्मने वालों को? और किसको खाएगी? घर में बूंद पानी नहीं है? मर, जाकर एक गागर ला, नहीं तो हड्डियां तोड़ती हूँ। बड़ी फूल जाती है, मूसल पीठ में छुआ भी नहीं और रो रो कर गाँव वालों को सुना रही है। मंगला गागर उठाकर पानी लेने खेतों में से उतर कर नीचे बावड़ी पर गई। ऊंची जात की बावड़ी से बहा हुआ जल नीचे गड्ढे में इकट्ठा होता रहता था। वहां से शिल्पकार लोग पानी भर लेते थे। शेरुआ भी अपना घड़ा लेकर पानी लेने आया हुआ था। उसे देख मंगला ने रोकर और हाथ जोड़कर कहा, भाई शेरुआ, आज तो मुझे बागेश्वर की राह बता दे, नहीं तो मैं दातुल गले में मार कर मर जाऊंगी। तुझे ब्राह्मणी की हत्या का पाप लगेगा। शेरुआ ने संवेदना से मंगला के रोने का कारण पूछा। मंगला ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, ऐसी मार तो नहीं खाई जाती, या तो आज रात चली जाऊंगी या गले में रस्सी देकर मर जाऊंगी। शेरुआ ने मंगला को बताया, बाएं हाथ की जो पगडंडी उतरती है उससे कोस भर जाकर नतेड़ा गांव है, फिर कोस भर पर जोबर है, वहां से सड़क मिलती है। 5 कोस होगा बागेश्वर वहां से। पर मालकिन तुम भटक जाओगी, रात को जंगल में कहाँ भटकोगी? कोई आदमी ही मिल जाए, सभी आदमी तो भले नहीं होते। तू सड़क तक पहुंचा देना। अच्छा, एक पहर रात गए यहाँ बावड़ी पर रहना, मैं आऊँगी। देख, मेरी मदद करेगा तो ये कड़े तुझे दे दूंगी। अपने हाथ के चांदी की कड़े दिखाकर मंगला ने कहा। शेरुआ ने हामी भर ली। मंगला उस रात चौके बर्तन का काम समाप्त करके सोने के लिए गौशाला की पौड़ पर गई तो जाकर सदा की तरह थकावट से लेट गई। घुटनों पर ठोड़ी रखे बैठी सोचती रही। कुछ देर बाद उठी और बिना आहट किए बावड़ी की पगडंडी पर उतर गई। बावड़ी के पास शेरुआ एक मैली सी पंखी लोई ओढ़े और हाथ में छोटी सी लाठी लिए झाड़ी की ओट में बैठा था। मंगला को देखकर वो सामने आ गया। मंगला उसके पास जाकर चुप खड़ी हो गई। शेरुए ने बड़े धीमे स्वर में मंगला से कहा, मालकिन लौट जा। ना, मंगला ने इंकार में सिर हिला दिया। शेरुआ आगे आगे चला और मंगला पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर शेरुआ बोला, गांव को बचाकर चक्कर में चलें? कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, समझी? मंगला ने हामी भर ली। मंगला शेरुआ के पीछे पीछे रात भर चलती रही। वे लोग सड़क पर नहीं, पगडंडियों की ही राह चले जा रहे थे। पौ फटने लगी तो शेरुआ ने मंगला को समझाया, दिन की रोशनी में काहे को चलें? कोई पूछेगा तो सवाल जवाब करना पड़ेगा। यहाँ पास ही मेरे चचेरे भाई भोगिया लोहार का घर है, तू थकी भी है। दिन में कुछ बना खाकर सो रहना, अलग से बर्तन और अनाज दे देंगे, रात को फिर आगे चले चलेंगे। मंगला मान गई और ऐसे ही हुआ। शेरुआ ने अपने भाई से कहकर मंगला को बर्तन और चावल दाल दिला दिया। भोगिया के घर के पास ही नीचे पानी था। मंगला नीचे उतर कर अपने हाथ से पानी ले आई। उसने अपने लिए बनाकर खाया और किवाड़ बंद किए। कुछ देर पड़ी सोचती रही, फिर सो गई। मंगला की नींद खुली तो उसने किवाड़ों की फांकों से झाँक कर देखा, धूप सिमट चुकी थी, सूरज डूबने को हो रहा था। सोचा जरा अंधेरा हो जाए तो शेरुआ आए और फिर आगे चलें। जोगियों के अखाड़े में पहुंच जाए। उसका मन अभी भी से जोगनियों का सा हो रहा था। वो संकट से मुक्ति की सांस ले रही थी। शेरुआ अंधेरा होने पर आया। वो एक लत्ते में आटा बांधे था। बोला, भूखी क्यों चलेगी, पका कर खा ले, रात पड़ लेने दे। अब दूरी कितना है, यहाँ से तो बागेश्वर 3 ही कोस है। शेरुआ ने बहुत हित से बात कही थी, मंगला ने मान ली।
मंगला ने रोटी सेकी और खाकर वो चलने को तैयार हो गई। शेरवा फिर आया तो एक पहर बीत चुकी थी। वो मंगला के पास आकर बैठकर बोला, सुन मालकिन, जोगन बन जाएगी तो तेरी क्या जात बच जाएगी? कहाँ जात बच जाएगी? उदासी से मंगला ने उत्तर दिया। जोगी जोगन की जात क्या? जात बच जाए, जात क्या है, नहीं बचती तो जाए। तो फिर हम तुम बच जाएं, मेरे साथ कराव कर लेना, नियमित विवाह के बिना घरवाली बन जाना, शेरवा ने मंगला के समीप से रखकर कहा। मंगला सहसा कुछ नहीं कह सकी। वो अपने आंचल में सिमट कर परे हट गई। शेरवा ढिठाई से मंगला के बहुत समीप हो गया और लंबे लंबे गरम गरम सांस लेने लगा। मंगला ने उत्तर दिया, ना शेरवा, ऐसा कहीं होता है, जोगन ही बनूंगी, वही भाग्य में है। मान जा। शेरवा ने मंगला की ओर झुककर हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। मंगला ने नाना कहा और शेरवा का हाथ बार बार परे हटाया, परंतु वो लड़ाई न कर सकी। उसकी आंखें मुंद गईं और हाथ शिथिल हो गए। वो अपने ब्राह्मण आदमी से क्या चाहती थी? आदमी की बाट जोती रही और शेरवा आदमी ही तो था। कितना अच्छा, वो उसका आदमी बन रहा था। रात का एक पहर क्या 3 पहर बीत चुके थे। अंधेरी कोठरी में मंगला जमीन पर शेरवा की बाह पर सिर रखे पड़ी थी। उसने शेरवा से पूछा, तो कहाँ बसेंगे? कितना पहाड़ी देश पड़ा है, कितना मैदान का देश पड़ा है, जहाँ हाथ पांव हिलाएंगे। 2 दिन शेरवा और मंगला भोगिया क्या ही रह गए। उन्हें सूरज निकलने डूबने का पता ही न चला। भोगिया भाई को शरण देने के लिए तैयार था, परंतु 2-2 जीवों को पेट भर खिलाते रहना उसके बस की बात न थी। उसकी अपनी घरवाली और लड़की और स्वयं भी पड़ोस के खेतों में मजदूरी करते थे, तब पेट भरता था। उसने शेरवा और मंगला से भी कहा, पेट भरने को तुम भी कुछ हाथ पांव हिलाओ। शेरवा खेतों पर जाने के लिए तैयार हो गया। मंगला भी तैयार हुई। भोगिया ने मंगला को समझाया, ये सोने की फुल्ली नाक का आभूषण और चांदी के इतने भारी हंसली और कड़े किसने कब शिल्पकारों के यहाँ देखे हैं? ये गहने लोगों की आंखों में गड़ेंगे। ला, इन्हें दे दे, संभाल कर रख दूं। मंगला ने गहने उतार दिए। असली गहना तो अब उसके मन में था। मंगला भोगिया की बहू की तरह अपना चीथड़ा लहंगे को संभाल और चदरे का फेंटा कमर में कसकर फसल काटने के लिए खेतों में गई और शिल्पकारों की तरह काम करती रही। 3 दिन तक ये चला। शेरवा ने मंगला से सलाह की, ऐसे नहीं चलेगा। भोगिया के यहाँ कितने दिन निभेगी? हम लोग बागेश्वर के सख्त मैदान के देश में चले चलें। घर पर मेरी थोड़ी चांदी रुपया दबी रखी है, मैं जाकर ले आऊँ। तो भोगिया के साथ कल बागेश्वर पहुँच जा। दूसरे दिन मंगला भोगिया के साथ बागेश्वर चली गई। बागेश्वर के बाजार में मुसाफिर जिन दुकानों में सौदा पत्ता खरीदते हैं, उन्हीं दुकानों पर टिक भी जाते हैं। शिल्पकार ऊंची जाति की दुकानों में नहीं ठहर सकते। वे या तो किसी शिल्पकार के घर ठहरे या 3-4 मुसलमान दुकानदारों में से किसी के यहाँ। भोगिया बागेश्वर आता था तो लोहा और दूसरा सौदा सुलभ नजीर पंसारी के यहाँ से खरीदता था और उसी के यहाँ रात भी काट लेता। शेरवा को उसने नजीर के यहाँ आ जाने को कह दिया था। भोगिया मंगला को लेकर संध्या समय बागेश्वर में नजीर के यहाँ पहुँचा। आते ही उसने कहा, मेरी भौजी साथ में है, हम ठहरेंगे, जगह चाहिए, मेरा भैया भी आता होगा। नजीर मियाँ ने जगह दे दी। शेरवा आधी रात बीते तक भी नहीं आया। मंगला का मन घबरा रहा था। दूसरे दिन सुबह भी शेरवा ना आया। दोपहर के समय शेरवा तो क्या आता, भोगिया भी गायब हो गया। शेरवा संध्या तक भी ना लौटा तो नजीर मियाँ ने मंगला से पूछा, बहू, तेरा आदमी नहीं आया? तेरा देवर कहकर गया था सौदे के लिए दाम कम पड़ रहे हैं, घर से दाम लेकर शाम तक लौटूंगा। वो अभी तक आया नहीं। नजीर की बात सुनकर मंगला के मन में खटका हुआ। उसने पूछा, मेरा जेवर उसके पास था? मुझे तो और कुछ नहीं कह गया। नजीर ने उत्तर दिया, अभी लौटा नहीं, वो सवेरे तक आ ही जाएगा। तेरे खाने पीने का क्या होगा? मंगला चुप रह गई। नजीर मियाँ ने सोचा, बेचारी बहू भूखी काहे को रहे। पड़ोस में जाकर हिंदुओं से कहा, शिल्पकार अपनी भौजी को छोड़कर सौदे के लिए रुपया लेने घर गया था, लौटा नहीं। अभी तक बेचारी राह देखती रही। उसने कुछ आटा चावल मांगा नहीं। तुम लोगों के यहाँ बना कुछ फालतू हो तो दे दो, बेचारी भूखी काहे को रहे। नजीर के पड़ोस में सुनार का घर था। उसने बहू के लिए 2 रोटी तरकारी पहुंचा दी। मंगला ने जो मिला खा लिया। सोचती रही, मेरे साथ जाने क्या होने को है। अगले दिन भी जब दोपहर तक भोगिया और शेरवा न लौटा तो बड़े निराश और भाग्य का खेल देखने की प्रतीक्षा में बैठ गई।
नजीर मियाँ ने मंगला को सुनाकर आश्चर्य प्रकट किया। तेरे आदमी क्यों नहीं आए? क्या बात होगी? खैर तू सौदा ले ले और बनाकर खा, भूखी क्यों बैठी रहेगी? उस दिन भी भोगिया और शेरुआ सांझ तक नहीं आए तो नजीर ने चिंतित स्वर में कहा, बहू तेरे आदमी किसी झगड़े में तो नहीं फंस गए? सुनते हैं मसेड़ा से शिल्पकारों ने कोई ब्राह्मणी भगाई है और लापता है, उसकी ढूंढ हो रही है। तेरा आदमी और देवर उसी झगड़े में तो नहीं फंस गए? मंगला रो उठी, बाबा मैं ही हूँ। नजीर मियाँ के पांव तले की धरती निकल गई। तो क्या मुझे मरवाओगी? अच्छा धोखा किया तुम लोगों ने। भाई तुम लोगों को जहाँ जाना हो अपने चले जाओ। वे लोग तो तुझे छोड़ छाड़ कर अपनी जान बचाकर भाग गए और जान पड़ता है तेरा जेवर भी ले गए। पुलिस मुझे भी पकड़ेगी और तेरी भी मिट्टी खराब करेगी। बाबा अब तुम जानो जैसे हो बचाओ, रोकर मंगला ने उत्तर दिया। मैं क्या जानूं बहू, नजीर ने विवशता प्रकट की। हिंदुओं की बस्ती है, कांग्रेसी राज है, लोग सुनेंगे कि मेरे घर में हिंदू औरत है तो मेरी तो बोटी बोटी नहीं बचेगी। तू कहीं चली जा, किसी हिंदू के घर जाकर ठहर, जहाँ कहे मैं पहुँचा दूँ। मंगला रोती रही, बाबा मैं किसी को जानती नहीं, तुम चाहे जो करो, निकाल दोगे तो जाकर राह में बैठ जाऊंगी। नजीर मियाँ माथा ठोक कर रह गए। मंगला को फूट फूट कर रोती देखकर उन्होंने कहा, बहू अब रोती क्यों हो? शायद वे लोग आ ही जाएं। मेरे लिए तू बेटी की जगह है। यहाँ तुझे डर लगता है तो चल भीतर जनाने में बैठ जा। खाना तू अपना अलग से 2 पत्थर रखकर बना लेना। वे मंगला को दुकान के पिछवाड़े अपने घर में बैठा आए। शेरुआ भोगिया के यहाँ से मसेड़ा लौटा था तो अपनी दबी हुई चांदी निकाल कर बागेश्वर पहुँच जाए। वो रात पड़े अपने घर पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि गांव के ब्राह्मण और ठाकुर मंगला के भाग जाने से बहुत बिगड़ रहे थे और ब्राह्मणी को भगाने वाले का सिर फोड़ देने के लिए शेरुआ को भी ढूंढ रहे थे। बागेश्वर में पटवारी के यहाँ भी लोगों ने रपट लिखा दी है। शेरुआ ने समाचार सुना तो उसके औसान खता हो गए। उसने झटपट अपनी चांदी निकाली और रात के अंधेरे में ही बिना आहट किए जंगल जंगल की राह रानी खेत की तरफ निकल गया। बागेश्वर में खबर पहुंची कि मसेड़ा से बंशीधर पांडे की बहू को शिल्पकार भगा ले गए हैं और साथ ही सनसनी फैल गई कि नजीर मियाँ के यहाँ कोई हिंदू औरत भी बंद है। लोगों ने जाकर कांग्रेसी आदमी पूरन शाह के यहाँ दुहाई दी। ये क्या जुल्म हो रहा है? नजीर के यहाँ अभी तलाशी होनी चाहिए। नजीर मियाँ की दुकान और मकान भीड़ से घिर गए। पटवारी को लेकर पूरन शाह भी आ गए। भीड़ से घिरे नजीर मियाँ हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे, भाइयों मैं क्या जानूं, भोगिया शिल्पकार अपनी भौजी बता गया है। कहता था मेरा भैया भी आ रहा है, वो हमेशा से दुकान पर सौदा लेता है और टिकता है, इसको भी मैंने टिका लिया। कहता था सौदे के लिए दाम कम पड़ गए हैं। अपनी भौजी को छोड़ घर दाम लेने के लिए गया है सो लौटा नहीं। मैंने तो बहू को हाथ जोड़कर कहा कि अपने आदमियों के आने तक किसी हिंदू भाई के घर बैठो। वो घबराहट में रुकती जा रही थी। मैंने सोचा अकेली डर रही है इसलिए जनाने में बैठा दिया। लोगों ने क्रोध में कहा, ये मुसल्ले कभी बाज नहीं आ सकते। हिंदू औरत को मुसलमान के जनाने में ले जाने का क्या मतलब? औरत दुकान पर सोती तो हम मानते कि मुसाफिर है, घर में बंद करने का मतलब ही भगाना है। मंगला को नजीर मियाँ के घर से निकाला गया। पुलिस ने नजीर को हिरासत में ले लिया। बागेश्वर में थाना नहीं, हवालात नहीं, पुलिस के अधिकार पटवारी के हाथ में ही हैं। पुलिस अफसर की हैसियत से पटवारी का दर्जा सब इंस्पेक्टर का होता है। पटवारी ने मंगला को कस्बे के प्रधानों की सहायता और सहयोग से हिरासत में ले लिया। तहकीकात के दौरान में पूरन शाह के मकान पर रखी जाने का हुक्म दे दिया। मंगला को नई जगह ले जाया जाने की आशंका हो रही थी। उसने मिन्नत की कि उसे नजीर मियाँ के घर उसकी बुढ़िया बीबी और लड़की के पास ही रहने दिया जाए, परंतु हिंदू औरत को मुसलमान के घर कैसे रहने दिया जा सकता था? स्थानीय हिंदू जनता को संतुष्ट करने के लिए हिंदू औरत को अपने घर रखने वाले मुसलमान नजीर मियाँ और उनके जवान लड़के को भी गिरफ्तार करना आवश्यक था। मंगला के पूछने पर उसने अपनी उम्र बताई थी 20-21 बरस। मंगला के इस उत्तर से एक कानूनी कठिनाई होती थी। 20 बरस की औरत के भगाए जाने पर दफ़ा 498 के अनुसार जब तक पति अदालत में दरखास्त न दे पुलिस मामले को हाथ में नहीं ले सकती थी और मंगला को नजीर के घर से जबरन नहीं हटाया जा सकता था। मामले का चालान दफ़ा 363 और 366 में किया जा सकने के लिए मंगला की उम्र लिखी गई 17 बरस। भोगिया इधर उधर भागता छिपता हुआ चौथे दिन गिरफ्तार हो गया। चारों गिरफ्तार व्यक्तियों
मंगल, नजीर, उनके लड़के बशीर और भोगिया को अदालत में मामला पेश किया जाने के लिए अल्मोड़ा लाया गया। भोगिया, बशीर और नजीर मियाँ जेल की हवालात में बंद हो गए। मंगला को मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म से सरकारी खर्च पर विधवाश्रम में रख दिया गया। प्रयोजन था शेरुआ, भोगिया, बशीर और नजीर के विरुद्ध मुकदमे में पुलिस की ओर से गवाही में पेश होने के लिए मंगला मौजूद रहे। पहाड़ में स्त्रियों को बहकाकर भगाए जाने के मामले बहुत अधिक हो रहे थे। ऐसे अपराधों की जांच पड़ताल और रोकथाम के लिए अलहदा अफसर नियत कर दिए गए थे। मजिस्ट्रेट साहब के अल्मोड़ा आने की प्रतीक्षा में मंगला को विधवा आश्रम में रखा गया था। उसके साथ जो व्यवहार हो रहा था उसे वो दंड समझकर सह रही थी। उसने समझा कि पति के घर से भागने के अपराध में उस पर सरकारी कब्जा हो गया है। सरकारी आदमियों के सामने उसे किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब जाड़े के मौसम में अल्मोड़े की सर्दी की कठिनाई के कारण वहां आना कम पसंद करते थे। इसलिए 3 मास तक मजिस्ट्रेट के दौरे की प्रतीक्षा करने के बाद मंगला को पटवारी साहब की निगरानी में और दूसरे अभियुक्तों को पुलिस की हिरासत में मुकदमे के लिए हल्द्वानी भेज दिया गया। 2-1 दिन पटवारी साहब मंगला के लिए उचित स्थान की खोज में उसे होटलों और सिनेमा के चक्कर लगवाते रहे और फिर उसे सरकारी स्त्री रक्षा भवन में जमा करा दिया गया। पुलिस शेरुआ को गिरफ्तार करने के लिए और मामले की तहकीकात के लिए अदालत से मोहलत पर मोहलत लिए चली जा रही थी और मंगला परेशान हो रही थी। गर्मी का मौसम आ गया और जज साहब अल्मोड़ा चले आए। हल्द्वानी से तहकीकात पूरी नहीं हो सकी थी और न मामले का फैसला हो सका था। पुलिस मंगला को फिर अल्मोड़ा लौटा ले आई। मुकदमे की गवाही में पेश करने के लिए उसे फिर विधवाश्रम में जमा कर दिया गया। मंगला का रंग अब भी गोरा था, पर गुलाबीपन की जगह मुर्दनी छा गई थी। शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। उसे दिक की और दूसरे जाने कौन कौन सी शिकायत हो गई थी, परंतु सरकार को गवाही के लिए उसकी ज़रूरत थी। उसे भाग कैसे जाने दिया जाता? मंगला को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार न था। उसकी बीमारी से विधवा आश्रम भी ऊब गया था। सरकार के हुक्म से मंगला को अस्पताल में रखा गया कि उसे अदालत में अपराधियों के विरुद्ध गवाही के लिए सरकार की ओर से पेश किया जा सके। मरणासन रोगड़ी मंगला अस्पताल के लिए मुसीबत ही थी। उसकी खाट एक ओर डाल दी गई। क्षय के रोगी के लायक खुराक उसके टिकट पर लिखी गई थी, परंतु मंगला को ऐसी खुराक मांगने का क्या अधिकार था? लोगों की दृष्टि में ना उसके जीते रहने की आवश्यकता थी, ना उसे जीते रहने के साधनों का अधिकार ही था। उसके लिए दी जाने वाली दवाइयाँ भी यूं ही पड़ी रहने लगी। मेहतर गुलाब को जाने मंगला पर क्यों दया आ गई। मंगला को दवाई पिला देने लगा और उसने अपनी बुढ़िया माँ मिस्री को, जो जनाना वार्ड में मेहतरानी थी, मंगला का ख्याल रखने के लिए कह दिया था। अस्पताल में मेहतर से ज़्यादा सहायता और कौन कर सकता है। मिस्री दूध और शोरबा लाकर मंगला को पिला देती थी। आरंभ में तो मंगला को मेहतरानी के हाथ से खाते पीते झिझक हुई, परंतु उसने सोचा मेरे लिए अब जात का क्या सवाल। वो खाने पीने लगी और पनपने भी लगी। अदालत में जब मंगला की ज़रूरत होती उसे अस्पताल से डांडी पर लाया जाता था। अभी वो पूरे तौर पर चंगी ना हो पाई थी कि अदालत के मामले का निर्णय कर दिया गया। शेरुआ अब भी गिरफ्तार नहीं हो पाया था और नजीर मियाँ हवालात में ही इंतकाल कर गए थे। पुलिस की बहुत इच्छा होने पर भी सफाई के वकीलों ने यह साबित ना होने दिया कि मंगला की उम्र 17 वर्ष की थी। भोगिया और बशीर पहले ही जमानत पर छूट चुके थे। अदालत ने रिहा किया केवल अपनी गवाह मंगला को। उसे हुक्म हुआ कि अब तुम जा सकती हो। सरकार ने अस्पताल में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया है। मंगला इतने लंबे समय तक पुलिस और वकीलों के सब तरह के सवालों का जवाब देने के लिए विवश होकर इतने लंबे समय में कुछ ढीठ हो चुकी थी। हाय, तो मैं अब कहाँ जाऊँ? उसने अदालत से पूछा। जहाँ तुम्हें जगह मिले, जो कोई तुम्हें रख ले, अदालत का जवाब था। तो मुझे नजीर मियाँ के यहाँ से ही जबरदस्ती क्यों लाए थे? अदालत के पास कोई जवाब न था। मंगला को कहीं शरण पा जाने के लिए कोई जगह न थी। उसे कौन अपने यहाँ रखता? अस्पताल से उसे बाहर कर दिया गया। मंगला और कोई राह न देख गुलाब मेहतर के घर चली गई। मिस्री और गुलाब ने उसे हाथों हाथ लिया। मंगला गुलाब के घर रह गई। कुछ दिन बाद अल्मोड़ा के लोगों ने देखा कि मंगला गुलाब मेहतर की सिला कर दी हुई रेशमी सलवार कमीज पहन और रंगीन चुनरी ओढ़ अल्मोड़ा के बाजार और सड़कों पर निधड़क घूम रही थी। अल्मोड़ा के कुलीन ब्राह्मण समाज के सीने में कसमसाहट हुई।
एक मेहतर के घर ब्राह्मणी के जा बैठने के अपमान से ब्राह्मणों के सिर में चक्कर सा आ गया। यह वो कैसे सह सकते थे? सदा के लिए ब्राह्मणों की नाक कट जाती। अल्मोड़ा में शोर मच गया। धर्मपरायण उत्साही ब्राह्मण समाज ने कहा, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले मेहतर का घर फूंक डालो। नगारची टोले में मेहतर गुलाब का मकान बड़ी भारी भीड़ ने घेर लिया। गुलाब अपने दरवाजे पर खड़ा भय से कांप रहा था और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। आप लोग अन्नदाता हैं, मेरी क्या मजाल कि कुछ ऐतराज करूं? आप लोग इसे हुक्म दीजिए, चली जाए यहाँ से। मैं अगर रोकूं तो मेरी सजा मौत। मंगला गुलाब के घर से निकलने के लिए तैयार न थी। परिस्थिति गंभीर हो जाने के कारण मजिस्ट्रेट पुलिस का दस्ता लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। भीड़ को शांत करने और स्थिति को काबू करने के लिए मजिस्ट्रेट ने मंगला को पुलिस से पकड़वा कर गुलाब के घर से निकलवाया। मंगला चीख कर रो पड़ी, मैं यहाँ ही रहूँगी। तुम यहाँ नहीं रह सकती, मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म दिया। तो फिर कहाँ जाऊँ? मंगला ने पूछा। हम नहीं जानते, मजिस्ट्रेट ने उत्तर दिया, और शायद फिर अपने उत्तर पर स्वयं लज्जित होकर मजिस्ट्रेट ने मंगला को मेहतर के घर से निकालने की मांग करने वाली जनता को संबोधन करके पूछा, आप लोगों में से कोई इसे अपने यहाँ रखेगा? भीड़ में से किसी ने हामी न भरी और भीड़ छटने लगी। मंगला ने माथा पीट लिया कि सरकार उसे फांसी पर क्यों नहीं लटका देती। रहने की जगह नहीं देती और जहाँ वो रह सकती है वहाँ उसे रहने नहीं दिया जाता। मजिस्ट्रेट अपनी आंखों में आए आंसू पी गए और सब इंस्पेक्टर को हुक्म दे दिया, फिलहाल इसे विधवाश्रम पहुंचा दिया जाए, और स्वयं चल दिए। मंगला ने चिल्लाकर विरोध किया, मैं विधवाश्रम में नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। मजिस्ट्रेट साहब ने घूम कर नहीं देखा, देखते तो उत्तर क्या देते, इसलिए उन्होंने सुना ही नहीं। पुलिस जबरदस्ती मंगला को विधवाश्रम ले गई और वहां उसे जमा कर दिया। दूसरे दिन सुबह ही विधवाश्रम से थाने में रिपोर्ट पहुंची कि मंगला भाग गई है और साथ में एक और विधवा को भी ले गई है। पुलिस ने मोटर पर पीछा किया और कोसी नदी पार कर सकने से पहले मंगला दूसरी विधवा के साथ भागती हुई पकड़ ली गई। मंगला विधवाश्रम से भागने के अपराध में गिरफ्तार होकर अदालत में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हुई। मजिस्ट्रेट साहब ने सरकारी वकील से राय ली, कानून की किस दफ़ा के मातहत इसे विधवाश्रम से भागने के लिए सजा दी जा सकती है? हुजूर, ऐसी तो कोई दफ़ा नहीं। किस दफ़ा के मातहत इसे विधवाश्रम में ज़बरदस्ती रखा जा सकता है? हुजूर, ऐसी भी कोई दफ़ा नहीं। दूसरी विधवा की ओर देख मजिस्ट्रेट साहब ने कहा, यह औरत 17 वर्ष से कम की उम्र की मालूम होती है। जी हुजूर, सरकारी वकील ने समर्थन किया। इसे विधवाश्रम लौटाया जा सकता है, इसे अभी वहाँ रखा जा सकता है। अदालत के निर्णय के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने मंगला को संबोधित किया, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। गुलाब मेहतर के यहाँ जाऊँगी, मंगला ने निडर हो अदालत को सुनाया। अदालत को इससे कोई मतलब नहीं था, इसलिए अदालत चुप रही। मंगला कानून से जीत गई, परंतु समाज द्वारा नहीं। कुछ ही दिन बाद ऊंची जात की धमकी से डरे हुए अल्मोड़ा के मेहतरों की पंचायत हुई। गुलाब को बीच में खड़ा कर सवाल किया गया, हम लोग गैर जात की बेटी को घर में डालेंगे तो हमारी बेटियों के लिए कहाँ जगह होगी? गुलाब को जात से बेजात किया जाए। गुलाब ने सिर झुकाकर माफ़ी मांगी। पंचों का हुक्म सिर माथे, मैं आज ही उसे घर से निकाल देता हूँ। मंगला फिर निकाल दी गई। अभी आप सुन रहे थे यशपाल जी की लिखी हुई कहानी मंगला।